ठीक है, तो आज पढ़ा जाए, क्या पढ़ना हम लोग को? स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, दिखाई दे रहा है? आ जाइए, अब आगे आ जाइए, आइए। तो देखिए क्या है ना कि आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, स्टाफिंग एंड HRM। क्या लिखा है? स्टाफिंग एंड HRM। कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस which develops and manages the human element of the enterprise, considering their knowledge, skills, creativity, talent, and potential for contributing towards organizational objective। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये तो पता आप लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। तो कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो किसका पार्ट है? मैनेजमेंट प्रोसेस का। मैनेजमेंट प्रोसेस का क्या है पार्ट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कह रहा है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है विच डेवलप, वो क्या डेवलप करता है? वो क्या डेवलप करता है और क्या मैनेज करता है? कह रहा है ह्यूमन एलिमेंट को डेवलप करता है और ह्यूमन एलिमेंट को क्या करता है? मैनेज करता है। अगेन, मैनेजमेंट का पार्ट कौन है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? डेवलप करता है और मैनेज करता है। किसको? ह्यूमन एलिमेंट को या ह्यूमन रिसोर्स को? ह्यूमन एलिमेंट को या ह्यूमन रिसोर्स को। ठीक है, उसी के साथ उनका नॉलेज, उनका स्किल्स, उनका क्रिएटिविटी और उनका टैलेंट एंड पोटेंशियल फॉर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब उनका जो नॉलेज है, उनका जो स्किल्स है, ठीक है, उनका जो क्रिएटिविटी है, उनका जो टैलेंट है, वो सभी चीज़ें हमारा किस में हेल्प करता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में। ठीक है, हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? हाँ, बताइए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। लिखा है इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग। क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइनिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है वो कौन बताएगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, कह रहा है कि ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट, सेलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉय, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, कंपनसेटिंग एंड रिवार्डिंग द एम्प्लॉयज, ये सब कुछ किस में होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। आप लोग कह रहे सर ये तो आप स्टाफिंग में पढ़ाए हैं। स्टाफिंग में ही आप लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? रिक्रूटमेंट था, सेलेक्टिंग था, ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डिटरमाइन कर रहे हैं कि कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलप कराना, कंपनसेशन देना, रिवार्ड देना, ये सभी चीज़ें किस में पढ़े हम लोग? स्टाफिंग में। बट यहाँ पे कह रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। क्या है ये सारी चीज़ें? इन्वॉल्व हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू लेजन विद गवर्नमेंट। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि आप बाहर के गवर्नमेंट से मीटिंग कर रहे हो, मिलना जुलना या उनको फेस करना, ट्रेड यूनियन, ये इसमें भी आता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है कि जो गवर्नमेंट है, नहीं कि मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई गवर्नमेंट से मिल रहा है और ट्रेड यूनियन में जाकर उनसे मिल रहा है, ठीक है, वो सारे एक्टिविटीज़ को भी किस में रखा गया है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। यहाँ से कहानी अब स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या लिखा है, कह रहा है जनरली when these functions are carried out at a small scale level in a small organization by every manager, we call it as a staffing function। पूछिए, कह रहा है, सिंपल सा कह रहा है कि मान लीजिए ये छोटा सा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है। इस छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में
फंक्शंस क्या किया जा रहा है, फंक्शंस हो रहा है इसमें, मैनेजमेंट फंक्शंस, ठीक है। और इसी में एवरी मैनेजर मतलब कह रहा है कि छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, फंक्शंस को पूरा करते हैं। तो वो जो फंक्शंस को पूरा करते हैं किससे रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हेन दिस फंक्शंस आर परफॉर्म एट लार्ज स्केल इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, पर अगर वो बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन रहा तो, बताइए अगर बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन रहा तो, और उसमें अगर ये सारे फंक्शंस को किए जा रहे हैं, सारे एक्टिविटीज़ को किए जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स। मतलब अगर छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें ये सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो उसको स्टाफिंग बोलेंगे, और अगर बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये सारी चीज़ें एक्टिविटी किए जा रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलेंगे। ठीक है, समझ आया, बताइए। छोटा सा अगर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, स्टाफिंग। हाँ, एचआरएम को भी स्टाफिंग बोल सकते हैं, बट एक ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे आप, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग मतलब स्टाफिंग जो हम लोग पढ़े हैं वो, और उसके बाद भी अलग से भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होते हैं, वो सभी को मिलाकर क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे एग्जांपल कि हमारे इंडस्ट्री से कितने लोग मिलने जाएंगे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट से मिलना, बात करना, वो सारे काम किसको करना है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड। ट्रेड यूनियन में जाएगा तो कौन लीडर बन के जाएगा, कौन हमारे बिहाफ से बोलेगा, ये सब भी सेलेक्ट करना, मैनेज करना किसके अंदर आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। मतलब हम लोग को क्या समझना है, हम लोग को समझना है कि अगर हम लोग छोटे छोटे बिजनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसे बिजनेस की, छोटे ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग स्टाफिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और अगर वही अगर बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन रहा तो उसको बोलेंगे हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर है, क्या बोलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये छोटा सा क्या है, मान लेते हैं छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टाफिंग, और अगर बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर है आप लोगों को, आप लोग प्लानिंग पढ़े, प्लानिंग में प्रोसेस था, प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग पढ़े उसमें प्रोसेस था, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आज क्या पढ़ने वाले हम लोग, स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्टाफिंग प्रोसेस। तो बताइए क्या आप इस बात से एकदम एग्री करते हैं कि नहीं, तो स्टाफिंग, जब स्टाफिंग होगा, स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ, स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी को रिक्रूट कर। पहले तो हम लोग स्टाफिंग में क्या पढ़े थे, प्रोसेस तो अभी पढ़ेंगे हम लोग, पर जब हम लोग स्टाफिंग पढ़े थे कल, तो उस स्टाफिंग में क्या था, उस स्टाफिंग में था रिक्रूट करना। सैटरडे को जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्या था, रिक्रूट करना। रिक्रूट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना। क्या क्या होता है, अट्रैक्ट करना, कि मतलब आप सामने वाले को क्या कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। तो पहला हम लोग पढ़े थे अट्रैक्ट करना, उस अट्रैक्ट के बाद क्या पढ़े, नहीं अट्रैक्ट पहले भी पढ़े थे, डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब हम लोग को पहले डिटरमाइन करना कि कितने लोगों की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या होगा, कितने लोगों की ज़रूरत है। तो हमारा स्टाफिंग प्रोसेस भी किस चीज़ से स्टार्ट होता है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। कह रहा है कि सबसे पहले आपको एस्टिमेट करना होगा कि कितने लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, कह रहा है अगर आपको वो पता करना है कि कितने लोगों की ज़रूरत है तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहला वर्कलोड एनालिसिस कराइए, दूसरा क्या कराना है, वर्कफोर्स एनालिसिस, और तीसरा क्या कराना है, कंपैरिजन। अब आप कह रहे सर वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है, वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है वो समझिए। कह रहा है दिस रिक्वायर फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब डिजाइंड इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, किस ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में
हमको कितने लोगों की ज़रूरत है। समझ आया, कितने लोगों की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमको यहाँ पे 4 लोगों की ज़रूरत है टॉप लेवल में, मिडिल लेवल में 2 लोगों की ज़रूरत है और लोअर लेवल में 3 लोगों की ज़रूरत है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, टॉप लेवल में कितने लोगों की ज़रूरत है? 4, मिडिल लेवल में 2 और लोअर लेवल में 3। तो 4 और 2 और 3 कितने हुए ये? 9 हो गया ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वर्कलोड एनालिसिस। जब आप पता करते हो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है ना, और उसी के साथ साथ टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, फाइंडिंग नंबर भी और टाइप्स भी, कितने टाइप्स के, मतलब टाइप का मतलब ये कि किस लेवल पे रहेंगे वो लोग, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल, किस टाइप के। ठीक है, कि मैनेजमेंट चाहिए या हेड डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट हेड, और या तीसरे लोअर लेवल में हमको काम करने वाला वर्कर चाहिए। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं? वर्कलोड एनालिसिस। कि सबसे पहले आप पता कर रहे हो कितने लोगों की ज़रूरत है। दूसरा आता है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब कह रहा है एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स और एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑक्युपाइंग द जॉब पोजीशन एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर ओवरबर्डन एंड अंडरबर्डन। कह रहा है कि जब इतना कुछ हो जाता है तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि 4 लोगों की ज़रूरत है, पर पहले से हैं कितने लोग। मान लीजिए पहले से 3 लोग हैं, ठीक है, और ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है? 2 लोगों का काम कर रहा है, अपना तो कर ही रहा है, बगल वाले का भी काम कर दे रहा है। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ 1 लोग हैं, ये भी ओवरबर्डन है, अपना तो काम कर ही रहा है, बगल वाले का भी काम कर रहा है। आ रहा समझ में? और यहाँ पे क्या है? सिर्फ 1 लोग हैं, ये अकेला अपना भी काम कर रहा है, बगल वाले का भी, और पड़ोसी के पड़ोसी का भी काम कर रहा है, बगल के बगल वाले का काम कर रहा है। सोचिए 2 लोगों का काम अकेले कर रहा है और अपना खुद कर रहा है, 3 लोगों का काम संभाल रहा है। ये सब हम लोग क्या किए? पता किए, देखे। तो सबसे पहले कितने लोगों की जरूरत थी उसको क्या बोलेंगे? वर्कलोड। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्कलोड एनालिसिस। अब बताइए हम लोग को कितने लोगों की जरूरत है? एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। 4 लोगों की जो जरूरत है उसको बोलेंगे वर्क फोर्स। क्या बोलेंगे? वर्क फोर्स। अब देख लेते हैं, उसी को वर्क फोर्स बोलते हैं। एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स और एम्प्लॉयज ऑलरेडी जॉब पोजीशन, हाउ मेनी ऑफ देम आर ओवरबर्डन एंड अंडरबर्डन। वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि इट मीन्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स और एम्प्लॉयज ऑलरेडी ऑक्युपाइंग। हाँ, जो जगह जो जगह ले रखे हैं उसको बोला जाएगा वर्क फोर्स। किसको बोला जाएगा? जो जगह ले रखे हैं पहले से। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, समझिएगा। कितने लोग जगह है? 1 2 3 4 5। 5 लोग हैं, मतलब 5 लोग पहले से काम कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? वर्क फोर्स कितना है? 5 है। वर्कलोड कितना था? 9। और वर्क फोर्स कितना है? 5। दोनों को कंपैरिजन करिए आप लोग, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो पता क्या चलेगा? कितने लोगों की जरूरत है? 4 लोगों को। इसी को बोलेंगे डिटरमाइनिंग। क्या बोलेंगे? लिखा था ना ऊपर, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो क्यों? पता चल जाएगा कि नहीं कंपैरिजन करने पे। 9 लोगों की ज़रूरत थी, 5 लोग काम कर रहे थे, और 4 लोगों की ज़रूरत होगा। एस्टिमेट बना लिए आप लोग। एस्टिमेट कैसे बना? सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस, वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्कलोड मतलब टोटल 9 लोग काम कर सकते थे, वर्क फोर्स का मतलब कि 5 लोग काम कर रहे थे। और कंपैरिजन में क्या निकला? कि 4 लोगों का एस्टिमेट निकला है, 4 लोगों की ज़रूरत है। क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो पहला पॉइंट क्या था बताइए? हाँ, पहला है एस्टिमेटिंग। दूसरा क्या है? रिक्रूटमेंट। अब जब आप देख लिए कि आपको 4 लोगों की ज़रूरत है, तो सभी को क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर लीजिए। क्या करेंगे हम लोग? सभी को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो कह रहा है कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि सामने वाले को बोलना कि आप मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, या सामने वाले को मनाना, या सामने वाले को अट्रैक्ट करना। मतलब सामने वाले को किसी तरीके से अगर आप बुला लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में और वो तैयार है कि हम आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, इंटरव्यू देने के लिए तैयार है,
टेस्ट देने के लिए तैयार है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा रिक्रूटमेंट। क्या बोला जाएगा कि मतलब उनको जॉब चाहिए और सामने वाला जॉब देने वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट बोलेंगे। तो सेकंड क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है कि आप पहले पता कर लिए कि 4 लोगों की ज़रूरत है, फिर अट्रैक्ट कर लो, बता के बुलाओ या रिक्वेस्ट करके बुलाओ या एडवर्टीजमेंट करके बुला लो या वो अपने वर्कर से बोल दो कि कोई है तो लेते आना। किसी न किसी तरीके से आपको जितने लोग चाहिए उतने लोग को आप बुला लो। मान लीजिए 4 की जगह 10 लोग मिल गए, कितने मिल गए, 10, तो 10 लोग को अट्रैक्ट माना जाएगा कि रिक्रूटमेंट कितने का हुआ, 10 का हुआ। बट उसमें से सिलेक्शन होता है, हमको तो चाहिए 4 ही, हमको कितने चाहिए, तो हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, सबसे अच्छा इंटरव्यू किसका हुआ है। क्लियर है, फाइन, कोई केस स्टडी दे दिए, सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, हर एक चीज़ जब सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, सिलेक्शन में क्या हो जाता है, वो लोग सिलेक्शन में एकदम कंफर्म कर लेते हैं। क्या कंफर्म कर लेते हैं बताइए, सिलेक्शन में ये कंफर्म हो जाता है कि किसको किसको हम जॉब पे रखेंगे। तो सिलेक्शन के बाद आता है प्लेसमेंट, उनको जगह दे देते हैं कि आप इस जगह पे काम करेंगे। आप कह रहे सर ओरिएंटेशन का मतलब बताइए क्या होता है। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि आप उनको ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए और पूरा ऑर्गेनाइजेशन घुमा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, अगर आपको काम करना है तो यहीं पे काम करना होगा, यही आपका जगह खाली है, अगल बगल से आप कुछ भी अगर ना आए तो पूछ लीजिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा, यहाँ पे हमारी मशीन रखी हुई है, वहाँ पे मेरा ऑफिस है, वहाँ पे उनका ऑफिस है, यहाँ पे इनका ऑफिस है, ये हेड हैं, ये उस डिपार्टमेंट के हेड है, सभी से मिलाना, इसी को कहते हैं ओरिएंटेशन। उसके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, उसको समझा रहे हो, सब कुछ दिखा रहे हो, ठीक है, उसको हर एक चीज़ों अवेयरनेस दे रहे हो, उसको फैला, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओरिएंटेशन। क्या बोलेंगे, अरे उसको ओरिएंटेशन देंगे, सब कुछ बताएंगे कि आप वो कहाँ काम करने जा रहा है, जब उसको सब पता चल जाएगा तभी तो अच्छा काम करेगा कि हाँ भाई हम हेल्प ले सकते हैं, कि हाँ ठीक है हम मैनेजमेंट से हेल्प ले सकते हैं, अच्छा ठीक है ऑफिस उधर है, अच्छा रॉ मटेरियल कम होगा तो हमको उधर से लेना है, समझ आया, मशीन ख़राब हुआ तो उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो जब ऐसे, या कुछ रॉ मटेरियल वहाँ रखा रहता है, गोडाउन उधर है, स्टोर करके उधर रखा हुआ है, ऐसे समझ आया, क्लियर है। या आपके हेड कौन है, या आप ही हेड हो, आपको क्या क्या करना है, किसको किसको देखना है, क्या क्या संभालना है, कैसे डिसीजन, सब कुछ ओरिएंटेशन में बता दिया जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, उसको ट्रेनिंग दिलाया जाएगा, और ट्रेनिंग जब दिलाया जाएगा तो उसी का वो उसका डेवलपमेंट भी होगा, क्यों, क्योंकि वो नया नया चीज़ सीख रहा होगा उस समय। क्लियर है आप सभी को, बताइए, ठीक है। तो एक बार आप क्या करिए, ये प्रोसेस को देख लीजिए, देखेंगे आप लोग इस प्रोसेस को, चलिए इसको थोड़ा सा याद कर लीजिए मन में, बाकी एक कॉल पता नहीं किसका। हो गया आप लोग का, ठीक है। हाँ तो हम आपसे बोलेंगे 1, तो आप क्या कहेंगे 2, हाँ तो आप समझ गए 1, ठीक है, 2 रिक्रूटमेंट, 3, 4, 5, अगेन एक बार और इतना तेज चिल्लाइए कि यहाँ तक आवाज आए, 1, 1, ठीक है, आवाज आवाज नहीं आ रहा है, रुकिए, सबका इंतजाम है हमारे पास, हाँ एग्जैक्टली exactly। जो नहीं बोल रहा अकेले बोलेगा, ठीक है, नहीं क्या, चलिए 1,
टू, थ्री, फोर, फाइव। चलिए अब गोल्डी को अकेले बोलना है। चलिए जल्दी से। वन, जैसे बोलना बोली। वन, मत बोलिए, आप जाने दीजिए। रो रो कर बोल रही। चलिए आप लोग को याद हो गया ना ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज से आप लोगों का ये भी होमवर्क हो गया, ये भी आपके टेस्ट में जुड़ते जा रहा है। हाँ, 253। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा कल तो होगा ही, कल के बाद भी जो अलग से। हाँ, कल जो टेस्ट होगा उसमें थोड़ी ना आएगा ये। नेक्स्ट टेस्ट होगा तब ये सब, मतलब प्रोसेस कंपलसरी है, प्रोसेस से रिलेटेड। हाँ हाँ हाँ, प्रोसेस से रिलेटेड केस स्टडी आपको दिया जाएगा। आप कह रहे सर स्टाफिंग के कंपोनेंट को या एलिमेंट को बता दीजिए। देखिए स्टाफिंग के कंपोनेंट्स हो या एलिमेंट्स हो या एस्पेक्ट्स हो, वो तीन होते हैं। पहला क्या लिखा है? रिक्रूटमेंट। दूसरा क्या है? सिलेक्शन। तीसरा क्या है? ट्रेनिंग। आपको हम बता दें, यही रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा, सिलेक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा, ट्रेनिंग के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। और जब आप इस तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है? स्टाफिंग बनता है। ये तो आपको कॉपी में लिख ही लेना चाहिए। रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग इक्वल टू स्टाफिंग। इसको कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिख लीजिए, इसको कॉपी में लिखिए। अरे आप खुद से खोजिए ना, चैप्टर नंबर 6 में जाइए और आगे बढ़ाते जाइए, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। चैप्टर नंबर 6 में जाइए और कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। जल्दी लिखिए इसको, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग इक्वल टू स्टाफिंग। हो गया? हो गया पीछे आपका? तो उससे क्या, पेन पेन तो चलते, हंसते रहिए, हाथ हाथ पैर चलाते रहिए। चलिए तो रिक्रूटमेंट का मतलब हम जैसा बताया था आपको, बस वही है। देखिए लिखा हुआ है, कह रहा है रिक्रूटमेंट मीन्स अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर वैकेंट, मतलब खाली जॉब पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। समझ आया? कह रहा है कि जब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए हम अट्रैक्ट करते हैं कि आप जो खाली जगह है उस जॉब के लिए आप आइए और काम करिए, जो हम अट्रैक्ट करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? रिक्रूटमेंट। चलिए, तो पता है गोल्डी जी कह रही है सर बताइए एक ऐसा भी तो हो सकता है, ये देखिए आपके सामने। अच्छा इसमें बना कर देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। वो काम नहीं कर रहा था पहले, अब लग रहा है काम कर जाए। हाँ, पता है क्या बोल रही हैं गोल्डी जी? कह रही हैं सर बताइए ऐसा भी तो हो सकता है कि ये है ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? क्या है ये? ऑर्गेनाइजेशन। आप कह रही हैं कि सर इस ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहा है? ठीक है, इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, फाइन। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा नहीं, 4 लोगों की ज़रूरत है। कितने लोगों की ज़रूरत है? 4 लोगों की। तो आप बताइए कि आप कह रही हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इन लोगों में से हम क्या करें, जो जगह खाली है 4 लोगों का, इन्हीं लोगों को उठा उठा के रखते जाएं। ऐसा भी तो हो सकता है। तो हो सकता है, पूछिए कब? जब देखा जाए कि यहाँ पे काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 लोगों की ज़रूरत है। कितने लोगों की ज़रूरत है? और हैं कितना इसमें? 9-10 लोग हैं, 9 लोग हैं। तो जब आपको, आप 10 हैं मान लीजिए, तो आपको जब लगे कि हाँ भाई 10 लोग हैं और ज़रूरत है 5-6 लोगों की, 4 लोग एक्स्ट्रा हैं, तो उन्हीं को उठा के दूसरे जगह रख दो। खाली जो जगह है वो भर गया ना। तो इसको भी बोलते हैं रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं? उठा कर सीधा रख दो। इसको पता क्या बोलेंगे? इंटरनल रिक्रूटमेंट। जब आप एक खाली जगह को फिल कर दिए
और वो फिल कहाँ से किए? इंटरनल, खुद के ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको बोलेंगे इंटरनल। क्या बोलेंगे? हाँ, इंटरनल। क्या होगा? इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वेकेंट जॉब पोजीशन आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो पहले से ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उनको उठाकर जब हम खाली जगह फिल कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या बोला जाएगा? इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब देखिए एक नेक्स्ट चीज बता रहे हैं, वो समझिएगा। आप लोग कह रहे हैं सर ये बताइए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल तो 3 होता है। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल। कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल। तो आइए उस लेवल को हम लोग बना लेते हैं। आप कह रहे हैं सर ये बताइए कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे, पहले एम्प्लॉयज़ काम कर रहा था लोअर लेवल में। किस लेवल में काम कर रहा था? किस लेवल में काम कर रहा था? जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा आप लोग, ठीक है। मान लीजिए 1 एम्प्लॉयज़, 2 एम्प्लॉयज़, 3 एम्प्लॉयज़, 4 एम्प्लॉयज़, 5 एम्प्लॉयज़, 6 एम्प्लॉयज़, ठीक है, 7 एम्प्लॉयज़, 8 एम्प्लॉयज़, 9 एम्प्लॉयज़, 10 एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ थे। कितने एम्प्लॉयज़ थे? ये लोअर लेवल है। कौन सा लेवल है? लोअर लेवल। अब इसी लोअर लेवल में क्या हुआ कि यहाँ पे 4 लोगों की ज़रूरत थी। कितने लोगों की ज़रूरत थी? और यहाँ पे 5 से 6 ही लोग चाहिए थे। तो यहाँ से क्या किया गया? 1 को, 2 को, 3 को और इधर से 4 को भेज दिया गया, ठीक है। क्या किया गया? ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जब देखिए, जब लेवल सेम रहे, सेम लेवल पे आप इधर से उठाकर इधर भेज रहे हो, जब लेवल सेम रहे तो उसको ट्रांसफ़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो इस एक होता है ट्रांसफ़र करने का तरीका। क्या होता है? ट्रांसफ़र करने का तरीका, कि आप एक ही लेवल पे क्या किए, इधर से उधर भेज दिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे और एक एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी, तो मिडिल लेवल से ही उठा के मिडिल लेवल में ही क्या कर दिया? आप ट्रांसफ़र कर दिए। ये पहले काम कर रहा था परचेज डिपार्टमेंट में। कौन से डिपार्टमेंट में? और सेम मिडिल लेवल में आप क्या किए? सेल्स डिपार्टमेंट में। एक लोगों की ज़रूरत थी तो परचेज से उठा के कहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर दिए? उसका सेल्स में। तो वो ये घर जाके नहीं कहेगा कि हमको प्रमोशन मिल गया, ठीक है। वो क्या नहीं बोलेगा कि हमको प्रमोशन मिल, वो बोलेगा बस ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र का मतलब लेवल सेम है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, मिडिल लेवल में ही है, बट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। तो ये क्या हो गया? ट्रांसफ़र। बट टॉप लेवल में एक लोगों की ज़रूरत थी और मिडिल लेवल से एक लोगों को सीधा प्रोमोट कर दिया गया टॉप लेवल में, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रमोशन। क्या बोलेंगे? जब लेवल चेंज हो जाए, आप मिडिल से अपर चले गए या लोअर से अपर चले गए, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रमोशन। क्या बोलेंगे? प्रमोशन। तो आप दो चीज समझ रहे हैं कि रिक्रूट, हाँ, होगा ना, खाली जगह को फिल किया जा रहा है, तो रिक्रूटमेंट का हो गया, इंटरनल रिक्रूटमेंट का हो गया। तो देखिए कह रहा है अंडर द इंटरनल रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट आर यूज्ड। पहला होता है ट्रांसफर और दूसरा क्या होता है? ऐसे ही होता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जो ट्रांसफर किया जाता है वो ट्रांसफर होता है। अब प्रमोशन का मतलब, अब क्या 12th के बाद अब सीधे उनको कॉलेज उठा के दे दिया जाए तो प्रमोशन हो जाएगा, या प्रिंसिपल ही बना दिया जाए, किसी टीचर को प्रिंसिपल बना दिया जाए तो सीधा टॉप लेवल में चला गया। समझ आ गया? ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? देखिए दिख रहा है, व्हाट इज ट्रांसफर? ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। क्लियर है? बताइए प्रोमोशन क्या होता है?
Promotion refers to shifting of employees from one job position to other with higher level of authority. Higher level, बस higher level. डिमोशन कहेंगे उसको, तो प्रमोशन नहीं रहेगा वो डिमोशन हो जाएगा, प्रमोशन नहीं रहेगा। समझ आया प्रमोशन क्या होता है? तो आप कह रहे हैं सर ठीक है हम एक्सेप्ट कर लिए कि इंटरनल होता है, बट आप तो ये भी बोले थे, अच्छा अगर बाहर से हम किसी को जगह फिल करें तो उसको क्या बोलेंगे? अगर आप आउटसाइड से कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। क्या बोला जाएगा? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। समझ आया? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि जब हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करते हैं तो फ्रेश टैलेंट मिलता है। फ्रेश टैलेंट का मतलब आप किसी कॉलेज से किसी को उठा लिए। कॉलेज से उठाने का मतलब कि कैंपस सिलेक्शन, कैंपस प्लेसमेंट हो गया। वो पढ़ रहा था, एमबीए का अभी एकदम लास्ट ईयर चल ही रहा था, एग्ज़ाम देना बाकी ही था कि एग्ज़ाम के पहले वो लोग आते हैं और फ्रेश टैलेंट, मॉडर्न ज़माना, और उस मॉडर्न ज़माने में पढ़े लिखे लोग उन सभी को उठा लिए। तो एक क्या फ्रेश टैलेंट मिलता है। पहला, वाइडर चॉइस, बहुत सारे लोगों में से आपको सेलेक्ट करना होता है और क्वालिफाइड पर्सन मिलते हैं। ठीक है, सीधा आप एमबीए का कॉलेज कोई ले लीजिए, कॉलेज में कंपनी वाली पहुँचे, सब देखिए कि दुनिया भर के 400 बच्चे 800 बच्चे बैठे हुए हैं, सब एमबीए की पढ़ाई किए हुए हैं। सीधा भाई किसका नंबर सबसे अच्छा है, हो गया। या दो चार क्वेश्चन पूछा गया, जो जवाब दे रहा है नॉलेज एकदम भर भर के है, क्या उसको नंबर अच्छा तो सिलेक्शन हो गया। और जिसका नंबर कम है उसको कौन पूछेगा? पूछेगा कोई नहीं ना। ठीक है, बस तो यही है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब आप ही बताइए, पढ़े लिखे लोगों को कॉलेज से जब उठाया जाएगा तो उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज रहेगा। ठीक है, उनके अंदर कंपटीशन, कम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगा कि हाँ हम कंपटीशन दे सकते हैं, और कंपटीशन आया तो हम उसको फेस भी करने का क्षमता रखते हैं। क्लियर है? कल हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की एक मेथड क्या क्या है। मतलब कि आप बाहर से तो लोगों को उठा रहे हो, पर कहाँ कहाँ से बुला रहे हो, कहाँ कहाँ से उठा रहे हो, वो तरीका क्या है, कैसे आप ढूंढ रहे हो, कैसे कैसे ढूंढ सकते हो, कल पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? कि कैसे कैसे कहाँ से आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।